से 40 LOA 40 LOAs फेक पाए गए कि कुछ कंसल्टेंट्स फेक LOAs प्रिंट करके अपने ऑफिस में बच्चों को LOA दे रहे थे। कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ये डिसीजन क्यों लिए? इससे आपके कनाडा जाने के डिसीजन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम गोयल एंड आज हम फिर से जुड़ रहे हैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तो ध्यान से ट्यून रहिए लास्ट तक। आज हम बात करने वाले हैं उन सारे अपडेट्स की जो कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर ने अनाउंस किए ड्यूरिंग द लास्ट ईयर फॉर एनी इंटरनेशनल स्टूडेंट हु इज स्टडिंग इन कनाडा, बोथ एस्पायरिंग एंड ऑलरेडी स्टडिंग स्टूडेंट्स। तो हम जो टाइमलाइन स्टार्ट करेंगे वो अप्रॉक्सीमेटली आज से एक साल पहले से स्टार्ट करते हैं। इन अपडेट्स के बारे में इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं हम लोग बिकॉज इससे आपके कनाडा जाने के डिसीजन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि कैनेडियन एम्बेसी ने या कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ये डिसीजन क्यों लिए, उनके पीछे के रीजंस, ऐसे क्या इंसिडेंट्स रहे कि उनको ये डिसीजंस लेने पड़े। एंड जब उनका माइंडसेट हम समझ जाएंगे तो विल बी एबल टू ट्रस्ट द गवर्नमेंट एंड विल बी एबल टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन अकॉर्डिंगली। एक पहला इम्पॉर्टेंट अपडेट जो अनाउंस किया गया था वो था अक्टूबर 27, 2023 को। कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने एक्चुअली ये अनाउंस किया था कि जो भी LOAs अब से इशू किए जाएंगे उनको DLI से, जो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस थे, ये वो कॉलेजेस थे जिनको ऑथराइज किया गया था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन देने के लिए, इनके जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस थे जो बच्चों को दिए जा रहे थे उसको वेरीफाई करना ज़रूरी है DLI से बिफोर इशूइंग अ वीज़ा। तो एवरी टाइम कोई भी वीज़ा फाइल जब सबमिट करेंगे स्टडी वीज़ा के लिए तो पहले LOA को वेरीफाई करेगा एम्बेसी एंड उसके बाद वीज़ा ग्रांट करेगा। ये क्यों किया गया? तो बेसिकली कुछ टाइम पहले उसी दौरान 103 LOAs को वेरीफाई किया, इसमें से 40 LOA 40 LOAs फेक पाए गए। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर था, बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन के कारण मिली। 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स जिस भी बच्चे ने अप्लाई किया उसका LOA वेरीफाई किया गया, जनवरी इनटेक के लिए, मई इनटेक के लिए और सितंबर फॉल इनटेक के लिए, और अभी जो जनवरी 25 इनटेक के लिए एप्लीकेशन जा रही है उनके भी LOA वेरीफाई किए जा रहे हैं। तो इससे जो फ्रॉडुलेंट सिस्टम चल रहा था कि कुछ कंसल्टेंट्स फेक LOAs प्रिंट करके अपने ऑफिस में बच्चों को LOA दे रहे थे एंड कुछ बच्चों के वीज़ा भी उस पर आ रहे थे। लास्ट ईयर बहुत बड़ा न्यूज़ आया था कि कुछ बच्चों के वर्क परमिट जब उन्होंने फाइल किए या तो उस टाइम वो पकड़े गए, या बच्चे डिपोर्टेशन की तरफ जा रहे हैं, बच्चों को डिपोर्ट करने के लिए कहा जा रहा है एम्बेसी से। तो उसमें उनकी गलती नहीं थी, उन्होंने फीस पे की थी, उन्होंने सब कुछ किया था, बट कुछ कंसल्टेंट्स जिन्होंने ये किया था ये उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। तो वो ना हो बच्चों के साथ, इसलिए ये प्रोसेस शुरू किया गया। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट हुई थी उसी दिन कि एक रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट किया जाएगा सितंबर 24 फॉल इनटेक से पहले, ठीक है, फॉल 24 इनटेक से पहले जो भी जिसके तहत इन्होंने अभी बहुत सारे अपडेट्स आगे अनाउंस किए, बट उसमें क्या क्या अपडेट्स आए, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन होते रहे, वो हम अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे उसके, तो वो जो भी डिटेल्स हैं कि किस बेसिस पे उन्होंने प्लान किया था रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस फ्रेमवर्क देने का कुछ इंस्टीट्यूशंस को, ताकि उनकी जो एप्लीकेशंस हैं, जो बच्चा उन इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई करेगा, उन यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में अप्लाई करेगा, उनके वीज़ा एप्लीकेशंस को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। सो बेसिकली दिसंबर 5 को एक बेसिक फ्रेमवर्क अनाउंस किया गया जिसमें ये बताया गया कि हाँ, ये जो रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क हम लाने वाले हैं उसको किन किन फैक्टर्स के बेस पे हम इंस्टीट्यूशंस को ग्रेड करेंगे, क्या मैट्रिक्स हम रखने वाले हैं ग्रेडिंग का, कि हाँ किन इंस्टीट्यूशंस को रिकग्निशन इसमें RAF में लाना है, ये कैसे डिसाइड होगा। एंड रिमेंबर, इस जो DLI इससे पहले डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस का जो फ्रेमवर्क बनाया गया था उसको रिप्लेस नहीं करेगा ये RAF। तो बेसिकली ये कुछ इंस्टीट्यूशंस को प्रायोरिटाइज करने के लिए बनाया जा रहा है। तो अभी मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताने वाला हूँ जिसके बेसिस पर ये होने वाला है ग्रेडिंग। तो नंबर 1 इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु रिमेन इन द ओरिजिनल प्रोग्राम आफ्टर देयर फर्स्ट ईयर इन कनाडा। कि हमने कॉलेज में एडमिशन लिया 2 साल के प्रोग्राम में या 4 साल के प्रोग्राम में, तो 1 साल कंप्लीट करने के बाद कहीं कॉलेज चेंज तो नहीं कर लिया बच्चों ने, तो दैट उससे क्या लगेगा उनको कि वो कॉलेज में बच्चे सेटिस्फाइड नहीं थे उसकी क्वालिटी से। तो जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बच्चों ने अपना एडमिशन रिटेन किया आफ्टर 1 ईयर ऑफ एडमिशन, तो फर्स्ट फैक्टर वो कंसिडर किया जाएगा। द सेकेंड इज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु कंप्लीट देयर प्रोग्राम विद इन द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ स्टडी। कि अगर आपका जो प्रोग्राम ड्यूरेशन था दैट इज 2 years, तो कहीं आपने बीच में ड्रॉप्स तो नहीं लिए, ज़्यादा आपने उस प्रोग्राम को एक्सटेंड तो नहीं कर लिया 30 मंथ्स पे। अगर 24 मंथ्स में यू वर सपोज टू कंप्लीट इट और आपके अगर LOA पे 16 मंथ्स लिखे हुए थे, तो आपने कहीं उसको 30 तक तो नहीं स्ट्रेच कर लिया। तो समथिंग लाइक दैट, आपने इन अननेसेसरी लीव्स तो नहीं अप्लाई किए।
दैट इज व्हाट दे सेइंग। तो जिन्होंने एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ स्टडी में कंप्लीट किया है, जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने, कॉलेज के स्टूडेंट्स ने, उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। थर्ड इज परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम इंटरनेशनल एनरोलमेंट, कि कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल एनरोलमेंट से कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। That is also one factor in this metric. The fourth is dollar value and percentage of total scholarships and grants to students from less developed countries. कितने grants दिए जा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, that is also important in this RAF framework. Dollar value in mental health support as well as career and immigration counseling per international student versus the average tuition they pay, कि कितने डॉलर्स स्पेंड हो रहे हैं उनकी मेंटल हेल्थ एंड करियर काउंसलिंग की तरफ, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ की तरफ कितना पैसा पे खर्च कर रही है वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज, और उसका जो रेशियो है वर्सेस द एवरेज ट्यूशन, कितना वो ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर वो $500 खर्च कर रहे हैं डिवाइड बाय 15,000 अगर वो एनुअल फीस पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली डिसाइड करेगा कि कितना पैसा वो डेडिकेट कर रहे हैं इस एस्पेक्ट पे। द सिक्स्थ वन इज टोटल नंबर एंड परसेंटेज ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लिविंग इन हाउसिंग दे एडमिनिस्टर्ड, जो यूनिवर्सिटी हाउसिंग और कॉलेज हाउसिंग में रह रहे हैं, कि सारे बच्चे कहीं बाहर ही तो नहीं रह रहे हैं, डॉर्म्स में कितने बच्चे रह रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। उससे क्या पता लगेगा कि कितने एक्सपेंसिव हैं। अगर वो बजटेड होंगे, उनके डॉर्म्स, उनकी जो यूनिवर्सिटी हाउसिंग, जो कॉलेज हाउसिंग है, वो अगर बहुत ही बजटेड रखी होगी तो बच्चे वहाँ रहेंगे, बच्चे वहाँ रहना प्रेफर करेंगे। बट अगर वो बहुत एक्सपेंसिव है, दैट मीन्स कि वो अननेसेसरी एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, तभी सारे बच्चे बाहर जाके रहना शुरू करेंगे। द लास्ट वन इज एवरेज टीचर स्टूडेंट रेशियो फॉर द 10 कोर्सेज विद द हाइएस्ट इंटरनेशनल एनरोलमेंट, कि जो 10 कोर्सेज हैं हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, जो टॉप 10 कोर्सेज हैं जिसमें बच्चे इनरोल करते हैं, उसमें टीचर टू स्टूडेंट रेशियो क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 100 बच्चों ने एडमिशन ले लिया और उसके लिए 4 ही टीचर हैं या 5 ही टीचर हैं। तो ये सारे फैक्टर्स कंबाइन करके एम्बेसी डिसाइड करेगी, उसके बेसिस पे असेस करेगी, उसके बेसिस पे रैंक करेगी इंस्टीट्यूशंस को, एंड जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको RF में लाया जाएगा, और उनकी वीज़ा एप्लीकेशंस को, उनके जो स्टूडेंट्स उनके लिए अप्लाई करेंगे वहाँ पढ़ने के लिए, उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। और इसका ये मतलब नहीं है कि बाकियों को वीज़ा नहीं मिलेगा, बट हाँ, इनकी एप्लीकेशन को प्रायोरिटाइज करने का मतलब है कि इनकी एप्लीकेशन को जल्दी वीज़ा मिलेगा, एंड इनके जो आउटकम्स हैं वो पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सो दैट इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस फ्रेमवर्क में आने वाला है। ये अनाउंसमेंट हुआ था December 5th, 2023. Okay. Then came the very big announcement, the GIC announcement. जो भी बच्चे कनाडा जाने का प्लान कर रहे थे, जो जा चुके थे या जो ऑलरेडी अभी एनरोल कर रहे हैं, जाने वाले थे, सबको पता है कि कैनेडियन जो GIC थी, जो गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट जो हम बोलते हैं जिसको, वो $10,000 से बढ़ा के $20,635 कर दी गई थी, ठीक है। तो कभी ये क्वेश्चन दिमाग में आया कि 20,635 जो ये अमाउंट है ये कैसे डिराइव हुई? It could have been $20,000. Why 20,635? So आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अमाउंट डिराइव कैसे होती है, ठीक है। और $10,000 इतने साल से क्यों थी? तो अर्ली 2000s में एक अमाउंट डिसाइड की गई, उस टाइम की इन्फ्लेशन को देखते हुए, उस टाइम के एक्सपेंसेस, वहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस को देखते हुए एक अमाउंट डिराइव कर दी गई, बट उसको चेंज नहीं किया गया, कभी अपडेट नहीं किया गया। सो बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग रिक्वायरमेंट उस टाइम पे अर्ली 2000s में सिंगल एप्लीकेंट के लिए 10,000 डिसाइड हुई, और वो चलती रही बहुत सालों तक, और उसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज अब कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ी, बट उसके अकॉर्डिंगली GIC को नहीं बढ़ाया गया। तो उससे एम्बेसी को ये समझ आया कि बच्चे अपने एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वी नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द इंडियन स्टूडेंट्स, या कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो अपने एक्सपेंसेस किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं, या एक अपार्टमेंट में 6 लोग शेयर करके रह रहे हैं। दैट इज़ नॉट व्हाट एम्बेसी विल कंसिडर। एम्बेसी कंसिडर्स कि आप बहुत ही तरीके से, हेल्दी तरीके से रह रहे हो, आपका 1 बेडरूम में आप अगर रहते हो प्रॉपरली, या आप एटलीस्ट यू शुड हैव 1 रूम inside a 3 bedroom apartment. That is how they consider your living expenses. Canadian मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया कि लीको, लो इनकम कट ऑफ 2023 में लीको था $27,514, ठीक है। तो उनके हिसाब से एक आदमी को कनाडा में रहने के लिए मिनिमम जो पैसा चाहिए एक साल का 2023 में, वो था $27,514, ठीक है। तो इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ये बोला, अगर एक स्टूडेंट को आना है यहाँ पर पढ़ने, तो उसको एटलीस्ट इस अमाउंट का 75% चाहिए। तो नाउ दे डिराइव्ड अ न्यू फॉर्मूला
कि यू हैव टू पे 75% ऑफ द लिको एवरी ईयर। सो इससे क्या पता लगा कि GIC हर साल वेरी करेगा, जैसे जैसे लिको वेरी करेगा वैसे ही आपका GIC भी वेरी करेगा। तो आपका जो फर्स्ट कैलकुलेशन किया गया वो इस 27,514 इंटू 75%, दैट इज हाउ 20,635 कैनेडियन डॉलर्स डिराइव हुआ। तो 2023 के लिको के बेस पे जो अनाउंसमेंट किया गया 8 दिसंबर को वो था 24 के लिए। तो इस साल 24 में GIC ये रहने वाला है। एंड विल प्रिटी श्योर कि इस साल के एंड में एक और अनाउंसमेंट आएगा जिसमें GIC फिर से बढ़ेगा, क्योंकि लिको 2024 का 27,514 से बढ़कर 29,380 डॉलर्स हो चुका है। तो हमारी जो GIC है वो समवेयर अराउंड $22,000 पहुंचने वाली है फॉर द नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। दैट इज व्हाट वी विल बी एक्सपेक्टिंग जब ये अनाउंसमेंट आता है। तो पर ये अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है कि लिको के साथ ये जो आपका GIC है ये वेरी करता रहेगा। ठीक है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था GIC के साथ ही, जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब मुझसे मिलते हैं उनको नहीं पता होता है कि क्यूबेक एक जो ऑटोनोमस स्टेट है कनाडा में, उन्होंने बेसिकली ये अनाउंस किया था उस टाइम कि GIC डबल नहीं करेंगे हम GIC को एज क्राइटेरिया के हिसाब से चार्ज करेंगे। तो अगर कोई बच्चा क्यूबेक पढ़ने जा रहा है, बाकी सारे कनाडा के लिए जो क्राइटेरिया था वो सेम था, बट अगर कोई बच्चा क्यूबेक पढ़ने जा रहा था तो उसको अगर वो 18 ईयर्स से ज़्यादा एज है उसकी तो उसको पे करने हैं 15,078 कैनेडियन डॉलर्स, एंड अगर वो 18 से कम है तो उसको पे करने हैं 7,541 कैनेडियन डॉलर्स। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। तो अब हम कुछ बच्चों को ये बोलते थे कि क्यूबेक पढ़ने जा सकते हैं, अगर आपका बजट कम है और आपकी एज भी कम है, आप 12th जस्ट पास आउट हुए हो, तो यू कैन अप्लाई फॉर सम कॉलेज, यू नो, अ CGIP, अ पब्लिक कॉलेज इन क्यूबेक। So that's how you'll end up paying, you know, very lower amount of GIC। कहाँ तो आपको 20,635 पे करना है और कहाँ आपको $7,500 के करीब पे करना है। आपका जो कंसर्न है कि आपका GIC कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो चुका है एंड माई पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड इट, सो दिस इज समथिंग दैट कैन एड्रेस दैट कंसर्न। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात पता भी होगी, बट जिनको नहीं पता है तो दिस इज समथिंग यू शुड हैव नोन। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट वॉज GIC डबल हो गया, सबको पता है, बट लिको के बेस पे हर साल वेरी करने वाला है। ठीक है, लिको क्या है? लो इनकम कट ऑफ। उसके बाद GIC क्यूबेक में डबल नहीं हुआ था, क्यूबेक में $15,000 हुआ अबव 18 के लिए एंड बिलो 18 के लिए अराउंड $7,500। सो दैट इज व्हाट वी शुड नो। दिसंबर 2023 में एक और अनाउंसमेंट किया गया था। बेसिकली जो आपका पार्ट टाइम वर्क आवर पॉलिसी है वो 20 आवर्स का रहता है, 20 आवर्स पर वीक आपको काम करने दिया जाता था कनाडा। बट कोविड में जब कनाडा को लेबर शॉर्टेजेस फेस करनी पड़ रही थी तो उन्होंने ये जो 20 आवर्स का लिमिट था ये हटा दिया था। तो बेसिकली सब 40 आवर्स करीब काम कर रहे थे, फुल टाइम जॉब सब कर रहे थे। बट अभी जो जॉब क्राइसिस जब कनाडा में शुरू हुआ तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि अभी के लिए हम इसको April 30th 2024 तक लिमिट कर रहे हैं। तो वी माइट एंड इट ऑन April 30th एंड वी माइट फर्दर एक्सटेंड दिस पॉलिसी। जो टेम्प्रेरी पॉलिसी हमने जो एग्जेम्पशन दिया था 20 आवर्स हम लिमिट हटा रहे थे, वो अभी April 30th तक तो हटी हुई है। उसके आगे क्या होगा ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते। सो दैट इज़ व्हाट वाज अनाउंस्ड इन December 23। सो इसके बाद क्या वो हटी या नहीं हटी अप्रैल में, वो अप्रैल में ही अनाउंस हुआ एंड दैट वी विल कम टू दैट, यू नो, लेटर व्हेन वी कम टू दैट मंथ। वी आर गोइंग मंथ बाय मंथ। ओके, सो ये अनाउंसमेंट भी उस टाइम किया गया था। द फोर्थ अपडेट दैट वाज अनाउंस्ड बाय द कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर वाज ऑन January 22, 2024। ये बहुत ही बड़ा अपडेट रहा एंड बहुत कुछ इम्पैक्ट हुआ इस अनाउंसमेंट के बाद। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं दोबारा से। कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ये बोला कि क्योंकि बहुत ज़्यादा हाउसिंग क्राइसिस, जॉब क्राइसिस, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कनाडा के अंदर इन्फ्लक्स इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सो उन्होंने ये बोला कि हम कैप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नंबर ऑफ जो हम स्टडी वीज़ा इशू करेंगे अगले 2 साल के लिए कैप इम्पोज कर रहे हैं इंटरनेशनल नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, जो हम कनाडा के अंदर अलाउ करेंगे आने के लिए। Temporary 2-year cap on new international student permits. For 2024, the cap is expected to result in approximately 364,000. उन्होंने बहुत स्मार्टली इस कैप को डिवाइड किया, इस नंबर को डिवाइड किया प्रोविंसेस में एंड देन कॉलेजेस में। तो दिस कैप वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा कॉलेज कैसे अकोमोडेट करेगा, तो उसको प्रॉपर्ली डिवाइड किया गया एंड कैसे पता लगेगा कि किस किस कॉलेज के पास कितना कैप था। 1 सितंबर 2024 के बाद जो भी बच्चा एनरोल करेगा उसको एक PAL चाहिए, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर चाहिए कॉलेज की तरफ से, जिसमें प्रोविंस ने अटेस्ट किया है कि ये बच्चा जो कोटा
अलॉट किया गया था उस कॉलेज को, उसके अंदर ही फॉल करता है कि अगर मैंने इस पर्टिकुलर कॉलेज को 35 सीट्स दी थी तो दिस पैल इंश्योर्स कि वो 35 बच्चों को ही बुलाएगा, 36th बच्चे को पैल इशू नहीं करेगा प्रोविंस, क्योंकि दे आर मेंटेनिंग रिकॉर्ड कि कितने पैल्स इशू हो चुके हैं इस कॉलेज को, ठीक है। सो दैट कंट्रोल्ड द इन्फ्लक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एवरी कॉलेज, ठीक है। इसके ऊपर एक और डिटेल्ड वीडियो है हमारा, आप चेक कर सकते हैं कि ये नंबर्स डिराइव कैसे किए गए थे, कि कौन से कॉलेज को कितने नंबर दिए जाएंगे, 3,60,000 कहाँ से आया, कैसे डिसाइड किया उन्होंने। तो वी हैव अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, द लिंक हैज़ बीन मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ऑलवेज चेक दैट वीडियो आउट। तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल, आपको समझ आएगा कि कनेडियन गवर्नमेंट कैसे सोच रही है, कैसे हाउ दे आर कैलकुलेटिंग दीज नंबर्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो यू शुड नो अबाउट दिस। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपना एक, वो पब्लिक कॉलेजेस हैं और उन्होंने एक और प्राइवेट कॉलेज के साथ पार्टनरशिप करके अपना जो करिकुलम है उस कैंपस पे पढ़ाना शुरू कर दिया, और जो बच्चे को जो डिप्लोमा या डिग्री मिली वो उस कॉलेज से मिली जो पब्लिक था, ठीक है। और ये बच्चे PGWP के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हुआ करते थे। सो स्टार्टिंग 1 सितंबर 2024, जनवरी 22 को ये अनाउंस किया गया कि सितंबर के बाद से जो भी बच्चा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको करिकुलम लाइसेंसिंग अग्रीमेंट बोला जाता था, कि जिसमें दोनों ने अग्रीमेंट किया है आपस में कि तू मेरा करिकुलम पढ़ा सकता है, प्राइवेट कॉलेज को ये बोला है। बट कनेडियन गवर्नमेंट को ये फील हुआ कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है प्राइवेट वाले कैंपस पे, इट्स नॉट अप टू द मार्क एंड स्टूडेंट्स आर नॉट परफॉर्मिंग गुड। दैट इज़ वाई इन ऑर्डर टू इंश्योर कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन रहे, व्हाट दे डिड, उन्होंने बोला कि जो करिकुलम लाइसेंसिंग एग्रीमेंट में जो बच्चे आएंगे वो पढ़ तो सकते हैं वहाँ से, बट हम उनको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं देंगे, बिकॉज वो उनके हिसाब से टैलेंटेड नहीं है, वो जो कनेडियन लेबर मार्केट की डिमांड है उसको फुलफिल नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए जो स्किल सेट है वो उनका पूरा नहीं है उस लेबर मार्केट की शॉर्टेज को ख़त्म करने के लिए। दैट इज़ वाई दे स्टॉप्ड द PGWP ऑन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेजेस। जो भी कॉलेजेस इस करिकुलम लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के अंदर आते थे, उसमें से कुछ कॉलेजेस ने अपना इंटेक सितंबर से अगस्त पे शिफ्ट कर दिया। तो वो लगातार अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ईयर रहा, इतने ज़्यादा अनाउंसमेंट लास्ट ईयर में, तभी हमने ये वीडियो बनाई है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। कभी कभी तो अब ऐसा होता है कि सुबह उठो, हमें पता ही नहीं, हर रोज़ चेक करना पड़ता है कि आज कुछ कहा होगा, क्या कहा होगा हमें नहीं पता है, हर रोज़ कुछ नया कह रही है, हर रोज़ कुछ नया अनाउंसमेंट हो रहा है। दे हैव बीन वेरी एग्रेसिव। तो इट वॉज फुलिश ऑफ द कॉलेजेस टू थिंक कि एम्बेसी ये होने देगी। इफ़ दे हैव टेकन दिस स्टेप दे वुड इंश्योर कि ये ना हो। एम्बेसी ने एक और अनाउंसमेंट किया जिसपे हम आगे भी आएंगे कि ये जो रूल है अब ये मई 15 से लागू होगा। तो ये कब हुआ अनाउंसमेंट, विल गो टू दैट। थर्ड अनाउंसमेंट जो जनवरी 22, 2024 को की गई थी वो ये थी कि जो भी ग्रेजुएट्स हैं मास्टर्स डिग्रीज के या PhD प्रोग्राम्स के, उनको 3 साल का वर्क परमिट दिया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन। तो पहले क्या होता था कि जो 2 साल से कम का प्रोग्राम है उसमें जितना टाइम का आपका कोर्स है उतने ही टाइम का वर्क परमिट मिलेगा, और अगर 2 साल का प्रोग्राम है तो उस पर 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो जो वो कम वर्क परमिट मिलने वाला जो फैक्टर था वो हटा दिया गया फॉर मास्टर्स डिग्री ग्रेजुएट्स एंड PhD प्रोग्राम डिग्री ग्रेजुएट्स। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशंस अच्छे हैं, वो चाहते हैं कि वो वहीं रह के कनेडियन इकॉनमी को ग्रो करने में हेल्प करें। सो दैट इज़ वाई अगर 1 साल का भी कोई प्रोग्राम कर रहा है वहाँ पर, या 15 मंथ 16 मंथ्स का भी कर रहा है, तो दे वांटेड कि इसको 3 साल का वर्क परमिट दो ताकि ये इजीली अपनी PR ले पाए। तो अगर 3 साल वहाँ काम करेगा तो ही गेट्स मल्टीपल चांसेस टू गेट अ PR थ्रू PNP प्रोग्राम्स, थ्रू एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम्स। So that is what the Canadian government thought. That is the reason behind that. इसी के साथ साथ जो बाकी प्रोग्राम्स हैं उनका जो क्राइटेरिया है PGWP का वो वही रहने वाला है कि जितने टाइम का आप कोर्स कर रहे हो, अगर वो 2 साल से कम है तो उतने टाइम का आपको PGWP मिलेगा। अगर 1 साल का प्रोग्राम है तो 1 साल का, 15 मंथ्स का है तो 15 मंथ्स, 16 मंथ्स का है तो 16 मंथ्स का, और अगर आपका 2 साल का प्रोग्राम है तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। सो दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम फॉर एवरी अदर प्रोग्राम। इट इज जस्ट चेंज्ड फॉर मास्टर्स एंड PhD। तो इसके बाद एक और जो लास्ट अनाउंसमेंट की गई, जो भी स्टूडेंट्स मैरिड थे उनको पहले ये परमिशन दी जाती थी कि वो अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट पे कनाडा बुला सकते हैं। जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, मतलब मास्टर्स, डॉक्टरेट, प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम्स में जो बच्चे एनरोल किए थे, सिर्फ उनके स्पाउस को ओपन वर्क परमिट दिया जाएगा। बाकी किसी भी अदर प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्पाउसेस को ओपन वर्क परमिट्स नहीं दिए जाएंगे। ये पॉलिसी भी सितंबर 1, 2024 से अप्लाई की गई।
सो दीज वर सम मेजर अपडेट्स जो इस ईयर के लिए अनाउंस किए गए, और हमें ये पता लगता है इन अपडेट्स से कि कितनी एग्रेसिवली, कितना ज़्यादा थॉटफुली कनेडियन गवर्नमेंट काम कर रही थी जो जॉब क्राइसिस है उसको सॉल्व करने की। ये ओपन वर्क परमिट जब नहीं दिए जाएंगे लोगों को, तो बेसिकली व्हाट दे वांट कि जॉब मार्केट है उसमें जगह बने, कि ये लोग नहीं आएंगे तो काम नहीं करेंगे, एंड जेन्युइनली जो बच्चा पढ़ने जा रहा है वही जाएगा, जो सेटल डाउन होने जा रहा था। दे डिडंट वांट कि वो यूजी का बच्चा जो अंडर ग्रेजुएट पढ़ने गया उसको वो वहाँ पे सेटल करें। व्हाट दे वांट इज कि जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स पढ़ने आया था, मास्टर्स पढ़ने आया था, जैसे हमने पिछले भी पॉइंट में डिस्कस किया कि हाँ वो चाहते हैं कि वो वहाँ पे PR लें, तो वो ये चाहते हैं कि उन्हीं की फैमिली उनके साथ आए। दे वांट देम टू सेटल डाउन। दैट इज़ वाई स्पाउसल ओपन वर्क परमिट सिर्फ उन्हीं को ग्रांट किया जाए। जैसे हमने भी रिसेंटली डिस्कस किया कि जो अगस्त में इनटेक शिफ्ट किया गया था, इसके बाद जनवरी 22 के बाद जो ये अपडेट है वो आया मार्च 22 को। सो बेसिकली मार्च 22 को ये अनाउंसमेंट किया, जो भी स्टूडेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेज में मई 15 के बाद भी एनरोल कर रहा है उसको भी वर्क परमिट नहीं दिया जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं दिया जाएगा। तो अब जितने स्टूडेंट्स ने अगस्त वाले, ये वीडियो हमने ऑलरेडी तब बनाई थी कि डोंट गेट एडमिशन इन दीज कॉलेजेस, यू नेवर नो कि क्या करेगी एम्बेसी। जब ये शुरू हुआ था सितंबर टू अगस्त चेंज करने वाला, तब हमने ये अपडेट, ये रील हमारे इंस्टाग्राम पेज पे पोस्ट की थी कि प्लीज़ डोंट एंटरटेन सच काइंड्स ऑफ ऑफर्स। बहुत सारे कंसल्टेंट्स ये कर रहे थे कि हाँ आप अगस्त वाले में चले जाओ, आपको यहाँ पे तो मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, बट वी हैव टू रिमेंबर दैट द कनेडियन एम्बेसी इज कॉन्टिन्यूसली वर्किंग ऑन इट, है ना। तो दे आर नॉट फुलिश, सो टेक योर डिसीजंस वाइजली। हम उनसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। They have made a lot of teams that are working aggressively on this. अभी हमने डिस्कस किया रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क पे काम चल रहा है, तो अगर वो कोई रूल ला रहे हैं they are very serious about it. Another important update was about flag polling. जून 1, 2024 को एक अनाउंसमेंट आई कि फ्लैग पोलिंग बंद हो रहा है। तो फ्लैग पोलिंग है क्या? बेसिकली जब हम स्टडी परमिट में हैं और हमें अपना वर्क परमिट अप्लाई करना है, तो इफ़ वी लीव कैनेडा एंड गो टू USA, the adjoining country, and re-enter, तो we can get our work permit application processed right away. There were a lot of delays, बहुत टाइम लग रहा था वर्क परमिट एप्लीकेशन प्रोसेस होने में। सो जो लोग वर्क परमिट एप्लीकेशन डाल रहे थे वो वेट कर रहे थे, और कुछ लोग स्मार्टली क्या कर रहे थे, बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे और वापस जा रहे थे और वहाँ पे खड़े होके अपना वीज़ा वर्क परमिट का एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे थे, वर्क परमिट लेके दोबारा री-एंटर कर रहे थे। मार्च 1, 2023 से लेकर फरवरी 29, 2024 तक 20% ऑफ द टोटल पीपल जिन्होंने ये किया है, फ्लैग पोलिंग किया है, वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने PGWP एप्लीकेशंस फ्लैग पोलिंग से अपनी अप्रूव करवाई। अब आप खुद सोचो कि वहाँ पर ऑलरेडी इतना ज़्यादा रश है, बहुत तरह के इमिग्रेंट्स अंदर एंटर हो रहे हैं, बहुत सारे गुड्स मूव हो रहे हैं, बहुत सारा गुड्स मूवमेंट चल रहा है अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम US टू कैनेडा, कैनेडा टू US, तो दे आर वेरी बिजी एट दैट बॉर्डर, आर नॉट सपोज टू प्रोसेस पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट्स एट द बॉर्डर। ये कर क्यों रहे थे बच्चे, ये भी समझना जरूरी है। जो स्टडी प्रोग्राम खत्म हो रहा है उसके 90 डेज के बाद हमारा स्टडी परमिट एक्सपायर होता है मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में, ठीक है। बट PGWP जब अप्लाई कर रहा है बच्चा, उसको वर्क परमिट जो चाहिए वो स्टडी परमिट की एक्सपायरी से पहले चाहिए, ठीक है। अब हो क्या रहा था कि वर्क परमिट जो प्रोसेसिंग का टाइम है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बच्चा कह रहा है कि मेरा आएगा ही नहीं वीज़ा, उससे पहले वर्क परमिट आएगा ही नहीं, एंड तो मैं तो बेसिकली मेरे को तो आई हैव टू लीव कैनेडा फर्स्ट ऑफ ऑल। इसका सोल्यूशन क्या है? तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स, जो हमारे भी स्टूडेंट्स गए हुए हैं, वो अपने स्टडी परमिट एक्सटेंशंस अप्लाई कर रहे हैं एंड टाइम, और उसमें वो रीज़न मेंशन कर रहे हैं कि वी हैव टू अप्लाई फॉर द वर्क परमिट, एंड दिस इज व्हाई वी आर अप्लाइंग फॉर द स्टडी परमिट एक्सटेंशन, बिकॉज दैट इज हाउ विल बी एबल टू गेट द पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इन टाइम। सेकेंडली, प्रोसेसेस भी कनेडियन गवर्नमेंट ने बहुत फास्ट की, उसके बाद एक्सपीडिट की गई प्रोसेसिंग PGWP एप्लीकेशंस की। तो राइट नाउ अगर जून 21 को अनाउंसमेंट हो भी गया फ्लैग पोलिंग का, तो इट वॉन्ट इम्पैक्ट any student because the processes have been expedited, and जो application forms हैं, जो processes हैं, उनको simplify भी किया गया ताकि बच्चा खुद कर पाए उसको, तो he doesn't need a lawyer or any consultant for that। एक नया अपडेट दिया गया कि बेसिकली जो बच्चा है वो साथ साथ अपनी जॉब चेंज करके नए एम्प्लॉयर पे काम कर सकता है, उसको वर्क परमिट एप्लीकेशन की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, काम करना स्टार्ट कर सकता है, वर्क परमिट अप्रूव होके आ जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो, जब आपका कोर्स कंप्लीट हुआ और फुल टाइम जॉब की तरफ जा रहे हो, पार्ट टाइम से आपका एम्प्लॉयर चेंज हो रहा है, तो आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रूफ कि आपने अपना PGWP अप्लाई किया हुआ है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर द PGWP टू बी अप्रूव्ड। दैट इज व्हाट वाज अनाउंस्ड बाय द इमिग्रेशन मिनिस्टर। सो दीज आर सम अपडेट्स दैट यू शुड नो अबाउट फ्लैग पोलिंग। जो लेटेस्ट अपडेट आया है अगस्त 27, 2024 को, वो है
उन एप्लीकेंट्स के लिए जिन्होंने वर्क परमिट एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है। सो IRCC ने एक न्यू एग्जेम्पशन दिया है जो फॉरेन नेशनल्स हैं जिन्होंने वर्क परमिट एक्सटेंशन के लिए डाला था। तो बेसिकली ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी कनाडा में काम कर रहे हैं और जिन्होंने PNP प्रोग्राम में अप्लाई किया हुआ है। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? सो जो करंट वर्क परमिट होल्डर है उसका वर्क परमिट वैलिड होना चाहिए, ठीक है। उसके पास न्यू वर्क परमिट अप्लाई करने का प्रूफ होना चाहिए कि ही इज ऑलरेडी अप्लाइड फॉर अ न्यू वर्क परमिट अंडर द सेक्शन 200 ऑफ द रेगुलेशंस। सपोर्ट लेटर होना चाहिए उसके पास प्रोविंशियल या टेरिटोरियल अथॉरिटी से दैट he or she has been screened for PNP and are in their expression of interest pool or the application inventory process। एक लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाहिए उसको करंट एम्प्लॉयर की तरफ से। अगर आपके पास ये सब कुछ है तो आपको एग्जेम्पशन दिया जा रहा है और आपका वर्क परमिट एक्सटेंड किया जा रहा है। उसके बाद जिनके वर्क परमिट्स रिसेंटली एक्सपायर हुए थे उनके लिए क्या कंडीशंस है? क्योंकि जो वैलिड वर्क परमिट है उनके पास May 7 तक होना चाहिए था बट अब एक्सपायर हो गया। उसने भी नया वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ है। दूसरी चीज़, एक्सटेंशन ऑफ योर टेम्परेरी रेजिडेंस स्टेटस भी अप्लाई किया हुआ है, ये प्रूफ चाहिए। सपोर्ट लेटर तो चाहिए ही और लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए। ये जो अपडेट्स हैं ये December 31, 2024 तक के लिए अनाउंस किए गए हैं और यू नेवर नो उसमें ये भी लिखा गया है वी कैन मेक चेंजेस टू दीज अनाउंसमेंट एट एनी टाइम। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वी विल होल्ड बैक टू दीज अनाउंसमेंट्स। अगर हमें लगता है कि कुछ चेंज करना है तो हम कभी भी बिना किसी टाइम दिए हम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली किया क्यों जा रहा है? जितने भी लोग वर्क परमिट्स पे काम कर रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट्स पे, एंड अगर वो अपना ओपन वर्क परमिट्स पे थे बेसिकली और उन्होंने एक्सटेंशन डाला हुआ है एंड तो बेसिकली गवर्नमेंट ये चाह रही है, कनेडियन गवर्नमेंट, कि जो लोग ऑलरेडी वहाँ पर टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन कर पाएँ परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी एडजस्टेड इनटू द कनेडियन कम्युनिटी। वो वहाँ रह रहे हैं, उनकी वर्कफोर्स का पार्ट बन चुके हैं। कनेडियन गवर्नमेंट डजंट वांट देम टू लीव Canada. They are limiting people to come into Canada, but they're not actually trying to kick out people out of Canada. So that is good news. That shows their intentions कि वो किसी को वापस भेजना नहीं चाह रहे हैं। जो लोग वहाँ पे एक्चुअली लीगली काम कर रहे हैं ओपन वर्क परमिट्स पे, उनको वहाँ पे रहने देने के लिए ये रूल लाया गया है कि आप अगर आपके पास ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैंने बताई तो आप अपना ओपन वर्क परमिट पे काम कर सकते हैं। So there was another update on September 18th, 2024 by the Immigration Minister of Canada, Mark Miller, where he announced that the international student cap is here to stay. What does that mean? कि जो स्टूडेंट कैप 2024 में इम्प्लीमेंट किया गया था स्टूडेंट्स के लिए, वो 2025 और 2026 में भी कंटिन्यू करेंगे इस कैप को। दैट मीन्स कि जो नंबर दिया गया था 4,37,000 का, जो 2024 के लिए दिया गया था कि 2024 में ओनली 4,37,000 स्टडी परमिट्स इशू करने वाले हैं, वो एक्चुअली 2025 एंड 2026 में भी कंटिन्यू रहेगा, विच डिपिक्ट्स की 36% का डिक्रीज है ये एज कम्पेयर टू 2023, जहाँ पे ऑलमोस्ट 9 लाख स्टडी परमिट्स इशू किए गए थे। सो दैट इज़ अ ह्यूज डिक्रीज। तो 24, 25, 26 तीनों साल ये कैप रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो कि अलाइन करते हैं लेबर नीड्स की, कनाडा की जो कनाडा की जो जॉब मार्केट है, जो उसके साथ अलाइन करते हैं, जो उसकी नीड्स के साथ अलाइन करते हैं, उनको रिजर्व किया जाएगा एक कोटा इस पर्टिकुलर कैप में। तो 12% ऑफ दिस कैप विल बी रिजर्व फॉर द ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ओके, सो ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में जो भी अप्लाई करेगा 12% ऑफ दिस कोटा इज रिजर्व फॉर दोज एप्लीकेंट्स। ओके, देन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो किया गया कि November 1, 2024 के बाद जो भी स्टूडेंट स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करेगा उसको अपने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हुए, जब वो अभी तक क्या होता था कि जब हम स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते थे, जो हम पोस्ट PGW पे अप्लाई करते थे, हमें कोई IELTS या PT या कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज का टेस्ट नहीं देना पड़ता था। बट मूविंग फर्दर, इफ वी आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, इफ वी आर गेटिंग एनरोल्ड इनटू यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, so when we apply for the postgraduate work permit, after we complete the program, we have to appear for the test and हमें CLB 7 का स्कोर देना है कनेडियन एम्बेसी को। सिमिलरली अगर हम कॉलेज से ग्रेजुएट कर रहे हैं तो हमें CLB 5 का स्कोर देना है। तो ये एक नया रिक्वायरमेंट है टू डिटर्मिन कि जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं आफ्टर द ग्रेजुएट फ्रॉम द प्रोग्राम्स, उनकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेजेस लेवल, उनके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल्स अप टू द मार्क है। ओके, एंड इतना ही नहीं है, इसके साथ साथ जो लोग
बैचलर्स, मास्टर या डॉक्टरल प्रोग्राम्स, सो बैचलर, मास्टर या पीएचडी प्रोग्राम्स से ग्रेजुएट करेंगे वही लोग एलिजिबल रहने वाले हैं इस पर्टिकुलर पीजीडब्ल्यूपी के लिए, जो अप टू 3 इयर्स होता है इन कैनेडा। सो ड्यूरेशन उतना ही रहने वाला है। एलिजिबिलिटी चेंज हो गया, पहले सबके लिए था, अब सिर्फ बैचलर्स, मास्टर्स और डॉक्टरल प्रोग्राम्स, या फिर अगर कोई कॉलेज प्रोग्राम्स हैं जिनके जो मेजर्स हैं, या तो वो एग्रीकल्चर या एग्री फूड में स्पेशलाइज कर रहे हैं, या वो हेल्थ केयर में स्पेशलाइज कर रहे हैं, या वो स्टेम प्रोग्राम्स में स्पेशलाइज कर रहे हैं, या किसी भी ट्रेड प्रोग्राम में, ट्रेड ऑक्यूपेशंस जो होते हैं उसमें स्पेशलाइज कर रहे हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड फील्ड्स में, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, सप्लाई चेन से रिलेटेड फील्ड्स में अगर वो अप्लाई कर रहे हैं, तो ये लोग तो एलिजिबल रहेंगे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। बट इसके अलावा जितने भी और कोर्सेज हैं वहाँ पे हम नहीं अप्लाई कर सकते पीजीडब्ल्यूपी के लिए। सो दैट इज अ ह्यूज अपडेट। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ इज व्हेन वी अप्लाई फॉर आवर कनाडा स्टडी परमिट, हमें बहुत केयरफुली अपने कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं और हमें ऐसे प्रोग्राम में अप्लाई करना है जो इन पर्टिकुलर फील्ड्स के अंदर हो, जो मैंने अभी 5 फील्ड्स आपको बताए हैं। इसके अलावा फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स जो स्पाउसेस हैं वो सिर्फ हाईली स्किल्ड वर्कर्स के ही, उनको ही वर्क परमिट दिया जाएगा। और वो हाईली स्किल्ड वर्कर्स कौन कौन से प्रोफेशंस में हो सकते हैं? हाईली स्किल्ड एप्लीकेंट्स। तो अगर कोई स्टडी परमिट अप्लाई कर रहा है, उसके स्पाउस को जो ओपन वर्क परमिट मिलना है वो होना चाहिए या तो वो सी सूट एग्जीक्यूटिव्स, साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, टेक्नीशियंस, हेल्थ केयर वर्कर्स, एनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोग, या फिर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो की लेबर शॉर्टेजेस वाली इंडस्ट्री में आती है कनाडा में, उनके ही स्पाउसेस को ओपन वर्क परमिट दिया जाएगा। साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये कुछ मेजर अपडेट्स थे जो लास्ट ईयर में कैनेडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किए। वी थॉट विल टेक अ रीकैप ऑन ऑल दी अपडेट्स, सो दैट इज हाउ यू वुड गेट टू नो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस ईयर। दिस वाज एन एक्साइटिंग ईयर फॉर एवरीबडी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपके आसपास कोई भी स्टूडेंट, कोई भी आपके घर का बच्चा या कोई भी आपका कज़न, कोई भी आपका फ्रेंड कनाडा जाने के लिए अप्लाई करने वाला है, तो दिस इज़ द लीस्ट ही शुड बी अवेयर अबाउट। मैक्सिमम शेयर करें, मैक्सिमम लाइक करें। सो एंड अगर आपको अच्छा लगा तो अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में डालें, और अगर हम कुछ और इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप और चाहते थे इस वीडियो में हम डाल सकते थे, तो आप कमेंट्स में डालिए, हम आपको ज़रूर देंगे। वी वुड बी ग्लैड to make another video on those updates, yeah, on that information. Like I always say, आपका कुछ खर्च नहीं होगा, बट हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और ऐसे वीडियोस बनाने का। Thank you for watching the video. Have a good day.